गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का नदीय तंत्र पढ़ना। और नदीय तंत्र में गंगा नदी तंत्र हम पढ़ चुके हैं। सिंधु नदी तंत्र मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बच्चों बहा के दिखाया था कि कैसे कैसे सिंधु नदी और सिंधु के अंदर जो जल गिराने वाली नदियां हैं वो बच्चों आकर मिलती हैं। तो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि सिंधु नदी तंत्र। और सिंधु नदी तंत्र में हमें सिंधु नदी के बारे में मेरे दोस्त पढ़ना था। सिंधु नदी तंत्र में हमें सिंधु नदी के बारे में पढ़ना था। इंडस रिवर यानी सिंधु नदी। बच्चों हमने बात की थी कि सिंधु नदी जो है ये ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो पहला पॉइंट तो आपको सिंधु नदी को लेकर ये पता होना चाहिए कि बच्चों ऋग्वेद समय की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो आप बोलेंगे ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी होगी। और इसको हमने सबसे महत्वपूर्ण क्यों बोला? क्योंकि इसका वर्णन ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार बच्चों किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ऋग्वेद में बच्चों सबसे ज्यादा बार वर्णन ठीक है। फिर हमने सिंधु नदी के ओरिजिन पॉइंट के बारे में पढ़ा, यानी कि उद्गम बिंदु मैंने आपको बताया कि निकलती कहां से है। तो निकलती है मेरे दोस्त ये ट्रांस हिमालय से। ट्रांस हिमालय की कौन सी रेंज से? कैलाश रेंज से। और कैलाश श्रेणी के कौन से ग्लेशियर से बच्चों? चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से। चिमायुंगडुंग ग्लेशियर। और चिमायुंगडुंग ग्लेशियर के कौन से क्षेत्र से मेरे दोस्त? बोखरचू क्षेत्र से। और ये बोखरचू क्षेत्र हमने कहां पढ़ा था? तिब्बत में। और मेरे दोस्त ये तिब्बत किसका पार्ट होगा? चीन का। तो जब भी ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंडस पूछा जाएगा तो दिए गए इन नामों में से आपको एक ऑप्शन में जरूर मिलेगा मेरे दोस्त। ठीक है बच्चों, सिंधु नदी जो है ये दो रेंज के बीच बहती है। एक रेंज का नाम है लद्दाख और एक रेंज का नाम है जास्कर। दोनों की दोनों ट्रांस हिमालय की रेंज मैंने आपको पढ़ाई थी। तो आपसे कोई पूछ ले कि लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच कौन सी नदी फ्लो करती है, बहती है, तो लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच बहने वाली नदी है मेरे दोस्त इंडस। ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि जहां पर ये अपना पानी गिराती है, जब भी ये सागर के साथ अपना जल मिलाएगी, गिराएगी,
तो बच्चों उस मीटिंग पॉइंट को हम मुहाना बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा इंडस रिवर अपना मुहाना कहाँ बनाती है, तो आप बोलेंगे अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर। मेरे बच्चों पाकिस्तान देश ने सिंधु नदी को अपनी नेशनल रिवर घोषित कर रखा है। तो आपसे कोई ये पूछ ले कि नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान, अभी इंडिया की नेशनल रिवर कौन सी होगी? गंगा। लेकिन बच्चों पाकिस्तान की नेशनल रिवर आपसे कोई पूछ ले कि भाई नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान बताइएगा, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो हम सिंधु नदी का नाम लेंगे। पाकिस्तान की ये क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय नदी हो जाएगी सिंधु नदी। हम बात करें बच्चों इसकी टोटल लेंथ कितनी है, जो हमने ये बहाकर आपको दिखाई थी पिछली क्लास में, तो मेरे दोस्त इसकी कुल लंबाई आपसे कोई पूछ ले तो आपको बोलना है कि कुल लंबाई है सर इसकी 2880 किलोमीटर। लेकिन मेरे दोस्त भारत में इसकी लंबाई कितनी होगी फिर? तो भारत में इसकी लंबाई होगी 1114, 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। बच्चों सिंधु नदी जो है ना, इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद भी चलता रहता है। तो हम बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच बच्चों जल विवाद का कारण भी है ये नदी। वाटर डिस्प्यूट इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जल विवाद का क्या है? कारण भी है। बच्चों जल विवाद को खत्म करने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच क्या हुआ? एक समझौता हुआ। उस समझौते को हम बोलेंगे इंडस रिवर वाटर एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे? सिंधु नदी जल समझौता, जो सिंधु नदी और सिंधु में जल गिराने वाली 5 और नदियों को हाँ कहीं पर बेटा 2900 लिखा होगा, लेकिन मैंने एक्यूरेट बताया 2880, ठीक है ना? मैंने बिल्कुल आपको एक्यूरेट बताया है, 2900 नहीं 2880 है। और भारत के अंदर इसकी जो लेंथ होगी वो 1114 होगी, ठीक है। तो दोनों देशों के बीच इस विवाद को खत्म करने के लिए क्या हुआ? एक समझौता हुआ मेरे भाई, और उस समझौते को हम बोलेंगे इंडस रिवर वाटर एग्रीमेंट। इसको हम बोलेंगे सिंधु नदी जल समझौता। इंडस रिवर वाटर एग्रीमेंट, सिंधु नदी जल समझौता, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा कि दोनों देशों के बीच जो ये समझौता हुआ था ये कब हुआ था। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये समझौता मेरे दोस्त हुआ था सिंधु और सिंधु की 5 सहायक नदियों को लेकर। तो इस समझौते में कौन सी नदियों को शामिल किया गया? एक तो सिंधु नदी, और साथ के साथ सिंधु की 5 सहायक नदियां। तो टोटल कितनी नदियां हुई बच्चों? 6 नदियां। तो 6 नदियों के जल के बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ, उसको हम बोलते हैं इंडस रिवर वाटर एग्रीमेंट। ये हुआ था कब? 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर 1960 को यह हुआ था।
ये हुआ कहाँ था? कराची में मेरे दोस्त ये समझौता हुआ था। आपसे ये पूछा जाए कि समझौता करवाया किसने था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि समझौता मेरे दोस्त कोई ना कोई बिचौलिया करवाएगा। तो दोनों देशों के बीच बिचौलिए की जो भूमिका निभाई वो किसने निभाई मेरे दोस्त? विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक की सहायता से यह समझौता हुआ था। विश्व बैंक की सहायता से, ठीक है। बच्चों एक साइड भारत और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एक साइड पाकिस्तान, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री बच्चों कराची के अंदर बैठे थे इस समझौते के लिए, और मध्यस्थता का काम कर रहा था वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे तो इसके तहत, इस समझौते के तहत तीन बड़ी नदियां, जिसमें सिंधु नदी, सिंधु में जल गिराने वाली चिनाब नदी, और बच्चों झेलम नदी, ये तीन नदियों का जो जल है ना वो पाकिस्तान को दे दिया गया। और बाकी जो तीन नदियां बची, जिसमें रावी नदी, ब्यास नदी, और मेरे दोस्त सतलुज नदी, बाकी बची हुई इन तीन नदियों का जो जल है वो अपने देश भारत को मिल जाता है। इसी को हम बोलते हैं इंडस रिवर वाटर एग्रीमेंट। मेरे दोस्त हम बात करें तो ये जो तीन नदियां हैं, छह नदियों के टोटल 100% जल का इन तीन नदियों के पास जो जल आता है वो सिर्फ 20% आता है। इन छह नदियों में बड़ी नदियां ये तीन ही हैं, और इन छह नदियों का 100% में से 80% जल ये तीन नदियां कवर करती हैं। तो इस समझौते के तहत पाकिस्तान को कितने प्रतिशत जल मेरे दोस्त मिलना शुरू हुआ? 80%। भारत के हिस्से में कितने प्रतिशत जल आया? सिर्फ 20%, ठीक है ना। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताया। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दें। ये लीजिएगा भाई, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देंगे। ठीक है। तो बच्चों ये सिंधु नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहां सिंधु की जो सहायक नदियां हैं। हम बात करेंगे सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। बच्चों सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो दो टाइप से हम बोलेंगे, एक राइट हैंड साइड से, एक लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछ ले कि दाएं ओर की सहायक नदियां कौन सी हैं, दाएं का मतलब क्या होगा? राइट साइड।
और दाएं ओर की सहायक नदियों में आपको कैसे याद रखना है, जैसे आप लोगों ने मैप देखा होगा पिछली क्लास में बच्चों, जब भी सिंधु नदी इस तरीके से बह रही थी, तो यदि ये बच्चों इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर आगे की तरफ अपना मुंह करके जब बहेगी तो ये इंडस के दो हाथ होंगे। तो ऊपर वाला हाथ मेरा क्या है, राइट हैंड है। तो मेरे दोस्त हम बात करेंगे ना, जब हम बात करेंगे तो ऊपर से जितनी भी नदियां अपना जल गिराएंगी बच्चों, ये सारी की सारी आपकी राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी। और ये नीचे वाला हाथ मेरा लेफ्ट हैंड होगा, और यहां से जो नदियां आएंगी ये सारी की सारी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी होंगी। तो हमने ऊपर की तरफ कौन कौन सी नदियों को मेरे दोस्त पढ़ा था, हमने ऊपर की तरफ पढ़ा था एक तो शोक नदी को, ठीक है। तो राइट साइड की ट्रिब्यूटरी में एक तो आपको याद रखना है शोक रिवर, शोक नदी, ठीक है। और इस शोक नदी के अंदर पानी किसने गिराया था बच्चों, इसकी सहायक थी नुब्रा नदी। इसकी सहायक क्या थी, नुब्रा। कौन सी नदी, नुब्रा नदी, ठीक है। शोक के बाद हमने पढ़ा था गोमल रिवर, मैंने पढ़ाए थे आपको पिछली क्लास में, यदि आपने अच्छे से समझा होगा तो ये सारे के सारे नाम मैंने आप लोगों को पहले सुना दिए थे। गोमल रिवर, गोमल के बाद मेरे दोस्त एक थी गिलगित रिवर, एक थी आपकी गिलगित नदी मेरे दोस्त, एक थी काबुल रिवर, काबुल नदी, ठीक है। तो ये आपकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरी थी। अब हम बात करेंगे लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड से बच्चों क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज, यानी कि हम बात करेंगे यहां पर बाएं ओर की सहायक नदियों की। बच्चों बाएं ओर की सहायक नदियों में पहली जो नदी याद रखनी है वो है चेनाब। चिनाब नदी, ठीक है ना बच्चों। आपको चिनाब नदी के बारे में एक तो ये पता होना चाहिए कि ये जो चिनाब नदी है ना, इसका उद्गम कहां से होता है, ओरिजिन इसका कहां से होगा। और मैंने आपको बताया था इसका उद्गम होता है बाड़ा लाचाला दर्रे के पास से। एक दर्रा हमने पढ़ा था सराब से, मैंने 3 दर्रे आपको पढ़ाए थे। और ये बाड़ा लाचाला नाम का दर्रा है मेरे दोस्त हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इस नदी का जो अन्य नाम है वो क्या है, चिनाब को हम बोलते हैं चंदरबागा। चंदरबागा क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये 2 जलधाराओं से मिलकर बनती है।
हम बात करें तो बाड़ालाचाला दर्रे के पास से दो जलधाराएं निकलती हैं एक साथ, जिसमें से एक जलधारा का नाम है चंदर और एक का नाम है बागा, और दोनों को मिलाने से बच्चों कहलाती है ये चंद्रभागा, और यही चंद्रभागा चिनाब के नाम से जानी जाती है। आपसे कोई पूछ ले कि पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, इसका जो एंशियंट नेम होगा, प्राचीन नाम होगा, वो क्या रहा है? इसका जो प्राचीन नाम रहा है मेरे दोस्त, वो रहा है अस्किनी। कौन सी नदी? अस्किनी नदी। तो चिनाब का प्राचीन नाम याद रखेंगे, अस्किनी नदी। अस्किनी नदी, ठीक है। चिनाब जो है बच्चों, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इसे बोलेंगे। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, और बड़ी का मतलब है जो जल ज्यादा गिराती हो, तो इंडस रिवर में सबसे ज्यादा जल गिराने का काम कौन सी रिवर करेगी? चिनाब। तो सिंधु की सबसे बड़ी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी बोल देंगे इसे हम, ठीक है, चिनाब को। बच्चों हम बात करें तो विश्व का जो सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बना हुआ है वो चिनाब नदी के ऊपर ही बना हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, विश्व का सबसे ऊंचा जो रेल ब्रिज है वो कौन सी रिवर पे है बेटा? चिनाब नदी के ऊपर है। कहां पर? जे एंड के में। तो ये 4 से 5 पॉइंट आपको चिनाब रिवर के बारे में पता होने चाहिए। परियोजनाएं वगैरह बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। सर जी मजाक भी कर लिया करो बेटा तुम। कॉमेडी नाइट में थोड़ी आए हो यार, तुम पढ़ने आए हुए हो। जिंदगी पहले ही मजाक में चल रही है ना। जिंदगी का वैसे ही मजाक बना हुआ है, और तुम लोग बोल रहे हो कि मजाक कर लिया करो। क्या बात है? चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। चिनाब नदी के बाद नेक्स्ट आपको यहां पर ध्यान रखना है, झेलम रिवर है ना, दूसरी जो ट्रिब्यूटरी होगी झेलम ट्रिब्यूटरी। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि सर क्लास में मजाक होना चाहिए, पेपर हमसे पास हो या ना हो कोई मैटर नहीं है? और ऐसे कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि सर क्लास में कंटेंट पे काम होना चाहिए, ताकि हम जब रिजल्ट वाले दिन आए ना, तो सर हमारा पड़ोसी मजाक ना बना सके। और
चलेगा, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर बाद में हमारा जो है ना मजाक नहीं बनना चाहिए, है ना। झेलम रिवर पढ़ेंगे। बच्चों हम बात करेंगे जो झेलम नदी पढ़ रहे हैं ना, एक तो आपसे पूछेगा इसका प्राचीन नाम क्या है। और झेलम का प्राचीन नाम क्या बोलोगे तुम? हाइडेस्पिज। इसको हम बोलेंगे हाइडेस्पिज। हाइडेस्पिज, ठीक है। और वित्सता नदी। हाइडेस्पिज और वित्सता नदी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, काम होना चाहिए, कोई मजाक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिंदगी में हमारा कोई मजाक ना उड़ा सके, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी ले लेनी है, और सरकारी नौकरी लेके फिर शादी करेंगे, और शादी करके बच्चों फिर हम अपनी अपनी पत्नियों के साथ मजाक किया करेंगे, अपनी सालियों के साथ मजाक किया करेंगे, है ना। हाँ, समझ में आई बात? ऐसा तुम भी चाहते होगे? हाँ, मैं तो ऐसा ही चाहता हूँ, बाकी तुम भी ऐसा ही चाहते होंगे। बहुत बढ़िया। देखेगा बेटा, प्राचीन नाम हाइडेस्पिज और वित्सत्ता नदी, ठीक है, हाइडेस्पिज और वित्सत्ता नदी। झेलम नदी जो है ना, आपसे कोई पूछ ले कि इसकी सहायक नदी का नाम बताओ, तो मेरे दोस्त इसकी सहायक नदी का नाम है किशन गंगा। और इस किशन गंगा नदी को बेटा बोलते हैं नीलम नदी। क्या बोलते हैं? नीलम नदी, ठीक है। तो किशन गंगा या नीलम नदी। चलेगा फिर। झेलम के बाद तीसरी जो हमारी इंडस की ट्रिब्यूटरी याद रखनी है वो है रावी। भाई साहब हमारा बोर्ड भी हैंग होके खड़ा हो गया अब। आ गया, आ गया। तो तीसरी नदी है होगी हमारी, तीसरी नदी का नाम होगा बच्चों रावी नदी। कौन सी होगी? रावी नदी। रावी नदी। रावी नदी का बच्चों दूसरा नाम जो होगा ना, इसका प्राचीन नाम, वो आपको याद रखना है, परूसनी। रावी नदी का प्राचीन नाम बेटा क्या है? परूषणी नदी है, ठीक है। रावी के बाद हम बात करेंगे व्यास नदी। और आपसे कोई पूछ ले कि व्यास नदी का प्राचीन नाम बताओ, तो हम बता देंगे कि व्यास नदी का प्राचीन नाम रहा है विपाशा। विपाशा नदी के नाम से व्यास नदी को मेरे दोस्त जाना जाता था। और एक और ट्रिब्यूटरी याद रखनी है, सतलुज रिवर। सतलुज नदी से बच्चों प्राचीन नाम भी पूछा जाएगा, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा इसका ओरिजिन पॉइंट, कि भाई ये निकलती कहां से है, इसका उद्गम बिंदु।
तो हम बता देंगे कि ये निकलती है राक्षस ताल से, और ये राक्षस ताल है मानसरोवर झील के नजदीक। और मानसरोवर झील आप लोगों ने खूब पढ़ रखी है ना? बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सारे के सारे तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो रखे हो। मानसरोवर झील के निकट मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो तो कितना स्कोर आप लोगों का आता है वहां पे? मानसरोवर झील के निकट। और बेटा ये मानसरोवर झील जो है ना, ये कहाँ है? तिब्बत चीन के अंदर, मतलब तिब्बत क्षेत्र से निकल के आती है ये। जहां से सिंधु निकल के आती है वहीं से सतलुज निकल के आती है। यहां से निकलने के बाद ये हरियाणा में प्रवेश, सॉरी, भारत में प्रवेश कहाँ करती है? भारत में सबसे पहले प्रवेश, तो मेरे दोस्त याद रखना है कि भारत में सबसे पहले प्रवेश करती है गुरुजी ये सिपकिल्ला दर्रे से, हिमाचल प्रदेश राज्य में। सिपकिल्ला नाम का एक दर्रा हमने पढ़ा। सिपकिल्ला दर्रे से होकर हिमाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो सिपकिल्ला दर्रे से होकर हिमाचल प्रदेश राज्य में ये सबसे पहले क्या करती है? प्रवेश करती है। चलेगा। मॉक टेस्ट में अभी तुम्हारा स्कोर फिर कम आ रहा है ना? कोई ना, अभी सिलेबस अपना पेंडिंग है, सिलेबस पूरा होने के बाद आपका स्कोर भी बच्चों जंप करेगा, बहुत अच्छा स्कोर आप लोगों का जाएगा। और आप इसी तरीके से अपनी तैयारी जो है वो लगातार आगे बढ़ाते रहिएगा, है ना? फालतू की जो बकवासबाजी है उसको साइड कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों आपके घर के हालात आपको बदलने हैं, आपके माँ बाप के सपने को आपको पूरा करना है। सरकारी नौकरी का जो सपना हमने लिया और इस कंपटीशन की दुनिया में हमने कदम रखा, तो इस कंपटीशन की दुनिया से अपने को जो बाहर निकलना है ना, वो सिर्फ बेरोजगारी का तमगा लेके नहीं निकलना, बल्कि सरकारी नौकरी को हासिल करके हमें बच्चों इस कंपटीशन की दुनिया से सफल होकर बाहर निकलना है, ताकि हमें देखकर आसपास के 10-15 बच्चे और तैयारी करना स्टार्ट करें और हम उनके लिए मोटिवेशन बने। ठीक है, तो बच्चों भारत में सबसे पहले जो प्रवेश करेगी वो कौन से प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और आपको ध्यान रखना है सिपकिल्ला दर्रे से होकर ये एंटर करती है इंडिया में। ठीक है बच्चों, आपसे कोई पूछ ले कि सिपकिल्ला गोर्ज सिपकिल्ला गोर्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है? सिपकिल्ला गोर्ज, सिपकिल्ला गोर्ज का ये क्या करती है? निर्माण करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सिपकिल्ला गोर्ज का ये क्या करती है बेटा? निर्माण करती है। गोर्ज का मतलब क्या होता है? गोर्ज का मतलब होता है वी आकार की घाटी। ठीक है, वी शेप्ड रिवर वैली। गोर्ज का मतलब होता है वी शेप्ड रिवर वैली, यानी कि वी आकार की नदी घाटी। वी आकार की नदी घाटी को हम गोर्ज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये सतलुज नदी जो है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, तो हम इसकी कुल लंबाई भी बता देंगे, 1500 किलोमीटर सर इसकी टोटल लेंथ है। लेकिन भारत के अंदर ये कितना बहती है?
बच्चों याद रखना है कि भारत के अंदर जो इसकी लेंथ होगी वो होगी 1050, 1050 किलोमीटर। ठीक है। और आपसे कोई इसका प्राचीन नाम पूछ ले कि भाई पहले इसको वेदों और पुराणों में, ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता था, तो मेरे दोस्त सतलुज का जो प्राचीन नाम था वो शतद्रु था। शतद्रु नदी। ठीक है। कीजिएगा फटाफट नोट। तो शतद्रु के नाम से मेरे दोस्त इसे जाना जाता था। अब हम बात करेंगे तीसरा जो हमारा नदी तंत्र होगा, उसको मेरे दोस्त हम बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसको हम बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलेगा, साइड हो जाऊं? ये लीजिएगा भाई, साइड हो जाता हूं और फटाफट नोट करने के बाद डन लिखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम कवर करेंगे। हो चुका। हेडिंग डालिएगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हम बात करेंगे अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सर ज्योग्राफी कितने मार्क्स की आएगी? बेटा ज्योग्राफी के 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। और जो टॉपिक करवा रहा हूं ना, यहीं से पूछे जाएंगे। बच्चों देखिएगा, हमने यहां पर एक रेंज पढ़ी और इस रेंज को नाम दिया था हमने कैलाश रेंज। कैलाश श्रेणी। और ये कैलाश श्रेणी है ट्रांस हिमालय में। ठीक है, कहाँ है? ट्रांस हिमालय में। और मेरे दोस्त यहीं पर हमने पढ़ा था एक ग्लेशियर जिसका नाम है चेमायुंगडुंग।
यहां पर हमने एक ग्लेशियर पढ़ा जिसका नाम क्या है, चेमायोंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। और इसी चेमायोंगडुंग नाम के ग्लेशियर से निकलती है एक नदी। निकलने वाली ये नदी इस तरीके से पूर्व में बहती है और बहते हुए बच्चों ये नीचे की तरफ है, अपने इंडिया से बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसी को हम बोल रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी। बच्चों जब ये ब्रह्मपुत्र नदी यहां से निकलती है, निकलने के बाद जब ये तिब्बत क्षेत्र में बहती है तो तिब्बत क्षेत्र के लोग इसे बोलते हैं सांगपो नदी। कौन सी नदी बोलते हैं, सांगपो नदी। सांगपो नदी ये पूर्व की तरफ आगे जब बढ़ती है तो पूर्व की तरफ बढ़ती हुई ये नदी बच्चों यहां पर एक दर्रा है, इस दर्रे से होते हुए ये भारत के अंदर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। बच्चों इस दर्रे का जो नाम है ना, इस दर्रे का नाम है यांगयाप दर्रा। और ये यांगयाप नाम का जो दर्रा है ये आपका कौन से प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन से प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। तो यांगयाप दर्रे से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जहां ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में मेरे दोस्त इस नदी का नाम हो जाता है दिहांग नदी। कौन सी नदी, दिहांग नदी, ठीक है। बच्चों हम बात करेंगे कि जब ये आगे बहती है दिहांग नदी और ये प्रवेश करती है आसाम, ये आसाम राज्य का बॉर्डर आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सा प्रदेश, आसाम। और बच्चों आसाम के बॉर्डर के ऊपर आकर इससे दो नदियां मिलती हैं। बच्चों एक नदी का नाम है लोहित और एक नदी का नाम है दिबांग, ठीक है। जब लोहित नदी दिबांग नदी दिहांग के साथ आसाम के बॉर्डर पे मिलती है तो मेरे दोस्त इन तीनों नदियों के मिलते ही यहां पर इसका नाम सबसे पहले होता है ब्रह्मपुत्र। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र सबसे पहले कौन से राज्य में लिया जाता है, तो आप बोलेंगे वो आसाम राज्य में लिया जाता है, ठीक है। बच्चों आसाम राज्य में जब ये आगे की तरफ बहती है तो बीच रास्ते में बच्चों एक बहुत बड़ा जमीनी हिस्सा आपको यहां नजर आता है, ठीक है। इस नदी के बीच में जो ये आपको जमीनी हिस्सा नजर आएगा और इस जमीन के चारों ओर जब जल मेरे दोस्त फैल जाएगा तो इसको हम बोलेंगे माजुली। क्या बोलेंगे इसे, माजुली। तो मेरे दोस्त ये जो माजुली है ना ये आसाम के अंदर है, ये सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, रिवर आइलैंड है माजुली, ठीक है। बच्चों माजुली से आगे चलेंगे तो एक छोटा सा द्वीप और आएगा, इसका नाम है उमानंदा। ये भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आसाम राज्य में है, ठीक है। और मेरे दोस्त फिर ये चली जाती है दूबरी पट्टी बहते हुए। दूबरी पट्टी जो है ये भी आपका आसाम में है, बांग्लादेश में। और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में मेरे दोस्त इसको बोलते हैं जमुना। ये आपका बांग्लादेश है और बांग्लादेश में जाकर ये गंगा से मिल जाती है और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों जहां मिलती है उससे आगे की इस जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानेंगे, जमुना नदी के नाम से जानेंगे।
लगभग 2900 किलोमीटर बहने के बाद बच्चों ये बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने का क्या करती है, काम करती है। इसको हम ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जानते हैं, जो कैलाश रेंज से निकल के भारत के पूर्व की तरफ बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करते हुए आसाम राज्य में बहते हुए बांग्लादेश में बहने के बाद बच्चों बंगाल की खाड़ी में गिरने का काम करती है। ठीक है, कीजिएगा फटाफट नोट। यहां पर जो हम चर्चा करेंगे वो ब्रह्मपुत्र की चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है मेरे दोस्त, ये भारत की एक पुल्लिंग नदी है, मेल रिवर है। इसको हम बोलेंगे पुल्लिंग नदी, मेल रिवर ऑफ इंडिया बोलेंगे। आपसे पूछ ले ये निकलती कहां से है, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या होगा, तो दोस्त आपको बोलना है इसका ओरिजिन पॉइंट ट्रांस हिमालय से ये निकलेगी। ट्रांस हिमालय की कौन सी रेंज, कैलाश रेंज। ट्रांस हिमालय की कौन सी रेंज, कैलाश रेंज, कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी के बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है कौन सा ग्लेशियर, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर। और आपसे पूछ ले कौन से क्षेत्र से निकलती है, तो हम बोलेंगे तिब्बत क्षेत्र से। तिब्बत क्षेत्र चीन से मेरे दोस्त ये निकलती है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में मेरे दोस्त इस नदी का नाम है सांगपो। और सांगपो की स्पेलिंग टी से शुरू होगी, टी साइलेंट होगा। तिब्बती भाषा में इस नदी को सांगपो नदी बोलते हैं। बच्चों ये सांगपो नदी फिर भारत में प्रवेश करेगी सबसे पहले। और आपसे कोई पूछ ले कि भारत में सबसे पहले प्रवेश कहाँ से करती है ये, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा यांगयाप दर्रे से होकर। यांगयाप नाम का एक पास मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो यांगयाप दर्रे से होकर अरुणाचल प्रदेश राज्य में, यांगयाप दर्रे से होकर अरुणाचल प्रदेश राज्य में ये सबसे पहले क्या करती है बच्चों, प्रवेश करती है। यहां तक बातें क्लियर हुई, क्लियर हुई। उसके बाद हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है।
अरुणाचल प्रदेश में मेरे दोस्त इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र सबसे पहले कौन से राज्य में लिया जाता है? तो ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र सबसे पहले बच्चों आसाम राज्य में। ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, या हम बोलेंगे इंग्लिश में लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ वर्ल्ड, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, वो होगा माजुली। माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप जो है वो कौन से राज्य में मेरे दोस्त? आसाम राज्य में। कौन से राज्य में? आसाम राज्य के अंदर। ठीक है। और माजुली को अंकित कुमार बेटा जो पढ़ा रहा हो ना, उसके ऊपर ध्यान दे ले, ठीक है ना। हाँ, कई बार मेंढक जब कुएं में होता है ना, तो मेंढक को लगता है कि कुआं ही सारी दुनिया है, लेकिन कुएं से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया होती है। तो जो पढ़ा रहा हूं ना, उसके ऊपर फोकस कर ले, ठीक है। हाँ, समझ में आई बात? तो हाँ, जितना पढ़ा रहा हूँ ना, एक बार उसके ऊपर फोकस कर ले। बाकी जो मान के चलेगा कोई चीज तुम बोल रहे हो, क्या मेरे को पता नहीं होगी वो? मैं भी तो पढ़ के आया होगा। है बच्चों, आपने तो अभी पढ़ना स्टार्ट किया होगा ना। आप तो सिर्फ ये एग्जाम देने वाले होंगे। मैं तो 6-7 साल से लगातार पढ़ाते आ रहा हूँ। तो कई बार मेंढक जो होता है ना, वो कुएं में पड़ा रहता है और उसको ये लगता है कि यार कुआं ही दुनिया है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुएं के बाहर बहुत बड़ी दुनिया होती है। ठीक है, तो जितना पढ़ा रहा हूँ ना, उसके ऊपर एक बार फोकस कर, सारी की सारी चीजें आ जाएंगे। माजुली जो है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, माजुली जो है इसको आसाम सरकार ने जिला घोषित कर रखा है। आसाम सरकार द्वारा। तुम एक बार पढ़ाने दिया करो सारा का सारा अच्छे से, ठीक है। और यदि तुम कमेंट करना, अब देखिएगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट नहीं करते, सारे के सारे बच्चे सीखने के ऊपर विश्वास करते हैं, और वही बच्चे नौकरी लगेंगे। जो सबसे कम कमेंट करेगा सबसे ज्यादा सीखेगा, और जो फालतू के कमेंट ज्यादा करेगा ना, उसके हाथ में कुछ नहीं आना, उसके हाथ में आएगा पछतावा। जब रिजल्ट आएगा ना, फिर वो पछताता रहेगा कि यार काश मैं भी उस समय अच्छे से पढ़ लेता, अच्छे से कोचिंग ले लेता, सामने वाले की बातों पे विश्वास कर लेता। है ना? समझ में आई बात? हाँ, तो थोड़ा सा तुम पढ़ाने दिया करो टीचरों को। आसाम सरकार के द्वारा जिला घोषित। कई बच्चे तो जो है ना, फालतू के कमेंट करते रहते हैं, और उनके कमेंट देख के मेरे को लगता है कि मुश्किल ही भगवान उनका बेड़ा पार करेगा। क्योंकि मेरे दोस्त, आज इतना बड़ा कंपटीशन है, बहुत मेहनत अपने को करनी पड़ती है। ठीक है, आज के लिए इतना सा ही करेंगे। बाकी बच्चों, ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र के जो बाकी फैक्ट्स हैं, पॉइंट हैं, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, और इसी तरीके से मेहनत आप लोग करते रहें। चुपचाप बच्चों मेहनत करते रहिएगा। आपका जो ध्यान है वो अपने गोल की तरफ होना चाहिएगा, अपने लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। ठीक है, चलेगा बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।